एसएससी स्टेनो 2023 के जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ जितना प्रयास करने की कि जितना ज़्यादा हो सके आपकी प्रिपरेशन करा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या है कि अभी मैंने आपको बताया था कि लूसेंट तैयार करनी है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अपन लोग का एक टारगेट रहेगा 15 दिन का, ठीक है। 15 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि एक एक चैप्टर वाइज जो लूसेंट है वो पूरी तरीके से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, और इन 15 दिनों का जो वीडियो है वो आपको एसएससी स्टेनो की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये 15 दिन का जो पूरा सेशन रहेगा, इसमें आपको हर एक छोटी से छोटी चीज को मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आप आसानी से तैयार कर ले जाओगे शॉर्ट पीरियड में। और क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या करनी है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लूसेंट का जो अभी एडिशन है उसका बस एक बुक लाना है, और जो जो मैं आपको टिक करता जा रहा हूँ बस वो टिक पे आपको आगे प्रिपरेशन अपना करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अभी हम फटाफट से चलते हैं कि भाई किस तरीके से हमारा जो आगे का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा उसके बारे में एक बार देख लीजिए। एक बार ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जिन्होंने स्टार्टिंग कर रहे हैं वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया गया है लूसेंट का, मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। लूसेंट की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां पे आपको पूरा मिल जाएगा। होता क्या है, जब भी आप पढ़ना चालू करो तो स्टार्टिंग का ये देखा करो। अब ये क्या रहता है, ये आपका कॉन्टेक्ट रहता है। अब इसमें कंटेंट रहता है, इसमें क्या रहता है कि पहला आपको दिया गया हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री में क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई हैं। अब देखो हिस्ट्री में क्या है कि पहला आपका प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन, आधुनिक, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो विश्व का इतिहास है ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आ जाए, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसको छोड़ दो। बाकी भूगोल बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें जैसे प्रमुख जनजातियां, ठीक है, इसके बाद महासागर, नहरें, जल संधियां, जल डमरूद, ठीक है, फिर नदी किनारे बसे नगर, रेगिस्तान, राजधानी और मुद्रा, फिर ये आपका जनगणना से रिलेटेड 2000, ठीक है। इसके बाद भारत की जलवायु, कृषि विकास, राजधानियां, जनजातियां। अब ये जो है ये आपका थोड़ा पुराना ओल्ड एडिशन का ये जो पीडीएफ है, ठीक है। अभी जो न्यू एडिशन है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, तो वो एक बार मैं आपको अलग से बता दूंगा। हालांकि बाकी सारा कंटेंट सेम है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर ये आपका हो गया इकोनॉमिक्स का हो गया, फिर फिजिक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, बायो और साइंस, और आपका वन लाइनर, ठीक है, स्टैटिक वाला। फिर इसके बाद अब क्या क्या करना है कि देखो 15 दिन में हम कोशिश करेंगे। देखो 15 दिन में आपको कितने चैप्टर्स हैं, पहले देखो, पहला हो गया हिस्ट्री का, 1 2 3, तीन चीजें हिस्ट्री में हो गई। फिर इसके बाद आ गया भूगोल में, 2 चीजें भूगोल में हो गई। इसके बाद आ गया भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान ये हो गया, अर्थव्यवस्था ये हो गया, ठीक है। फिर भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर, ये सब हो गए। तो अगर हम इनको काउंट करेंगे तो 3 आपके हो गए इतिहास में, 2 भूगोल में, 3 2 5 6 7, और ये भौतिक विज्ञान 8 9 10 11 12 13 14। मतलब ओवरऑल क्या है ना कि टोटल हमारे जो कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे पर डे पे, और कोशिश करेंगे 14 दिन। मान लो अगर एक दिन का बीच में गैप भी रहता है तो वो एक दिन कहीं ना कहीं कंपनसेट आपका हो जाए। 15 दिन में हम कंप्लीट करेंगे और 15 वीडियोज में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा है प्राचीन इतिहास, थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, अच्छे से समझ में आएगा, सारा चीजें एलोबरेट करके मैं आपको समझाऊंगा। अब प्राचीन इतिहास हम पढ़ते हैं। तो प्राचीन इतिहास में आप देखोगे यहाँ से चालू हुआ है। कहाँ से चालू हुआ है? प्राचीन इतिहास आपका चालू हुआ है सिंधु सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपका चालू हुआ है। और वो होते होते आपका पूरा वेद होगा, फिर गौतम बुद्ध का जन्म, ये वो, फिर जैन धर्म आएगा, फिर वो आते आते पूरा आपका आएगा, ठीक है। मध्यकालीन में फिर आपका फिर वो चालू होता है कि भाई स्टार्टिंग आपका कहाँ से हुआ, मुगल काल, ये काल, वो काल, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं जो हमारा अभी आज का टॉपिक है, वो है हमारा कौन सा, हिस्ट्री का, आपका एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि भाई भारत के इतिहास में अगर आप देखोगे तो उत्तर से हिमालय, मान लो ये क्या है ना कि पहले क्या था कि पहले भी इसी तरीके से इंडिया पूरा आपका था, ठीक है। हालांकि थोड़ा हो सकता है कि बनाने में मेरे को थोड़ा वो हो भारत का नक्शा, ठीक है। तो गलत हालांकि मैं नहीं वो करूँगा, सही बनाऊँगा। थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ हो तो एडजस्ट कर लेना आप सभी, ठीक है। तो ये जो भारत का पूरा नक्शा है लगभग इसी तरीके से, मान लो ये तुम्हारा नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया, ठीक है। तो ये है, तो क्या है कि उत्तर में हिमालय से लेके
ठीक है, दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ, दक्षिण में समुद्र फैला हुआ यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना था। यह क्या हो गया आपका भारतवर्ष हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये भारतवर्ष जो हो गया जिसे महाकाव्य में या पुराणों में भारतवर्ष या भारत का देश कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ के निवासियों को भारतीय या भारत की संतान कहा जाता है। ठीक है भाई, भारत यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद या हिंदुस्तान के नाम से दिया। भारतीय इतिहासकार अध्ययन की दुनिया को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत हम पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताया गया है। हालांकि यहाँ पे इतना कोई ऐसा कोई सवाल नहीं कि नहीं है कि आपसे पूछा जा सकता है। बस क्या है ना कि भाई किसने क्या बोला, यूनानियों ने क्या बोला, यूनानियों ने इंडिया बोला और मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद या हिंदुस्तान बोला। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है कि जितने भी स्टार्टिंग में धर्म ग्रंथ आए, ऐतिहासिक है, विदेशी विवरण, जितना भी पुरातत्व, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो इन चीजों को 4 धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी सच, 4 चीजें रहेंगी। ठीक है, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, अभी इनके बारे में चर्चा है। तो भाई आपको पता है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। क्या है? वेद। वेद के ऊपर ही चीजें हैं जो आजकल हम लोग को सिखाई जाती है कि भाई वेदों में वो सारी जो चीजें लिखी हुई जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं अभी कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वेदों का जो मेन, तो संकलन करता कौन है, किसने वो किया था? महिर्षि कृष्ण द्वैपायन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो वेदों के संकलन करता कौन है? महिर्षि कृष्ण द्वैपायन। इसको क्या करो, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या है? वेद व्यास को माना जाता है। बात समझ में आया कि क्या संकलन करते कौन? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को क्या है ये आपको माना जाता है। ये पूरा जो है वो आप इसको अंडरलाइन कर लो पूरा ये। ठीक है, अब वेद क्या है? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। अब ये 4 वेद तो आपको बता दिए। इन चारों वेदों में क्या क्या चीजें आपकी बताई गई हैं, किससे रिलेट करते हैं, इनमें भी बताया जाएगा। तो क्या है कि ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं, ये पहला हमारा वेद है और सबसे प्राचीन है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद का मतलब क्या होता है? किस लिए ऋग्वेद? जैसे भारत को भारत क्यों कहा जाता है, वैसे ही ऋग्वेद को क्यों कहा गया कि जितनी भी ऋचाएं हैं उनके क्रमबद्ध मतलब क्या होता है? सीक्वेंस से ज्ञान को, मतलब एक एक करके जो ज्ञान आपको अर्जित होता है, ठीक है, वो उस ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। उसमें ऋग्वेद में है, इसमें क्या है? टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियां हैं। ठीक है, और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, वॉल खिल्ल के पाठ से 11 सूक्ति से। तो ये वॉल खिल्ल पाठ जो है उसको मिला के टोटल 11 सूक्तियों सहित जो है वो है। पहले इसमें क्या था कि 10,462 ऋचाएं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ऋग्वेद किसको कहते हैं? ठीक है, कितने मंडल, कितने सूक्त हैं और कितनी ऋचाएं हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, मेन चीजें हम अंडरलाइन करेंगे, उससे क्या रहेगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? जैसे ये आपका महिर्षि वेद व्यास का अंडरलाइन कर लो, ये चीज अंडरलाइन कर लो, ये आपको तैयार करनी है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। फिर क्या है? इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भाई होत्र किसे कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है। तो भाई जितने भी वेदों की जो ऋचाओं को जो पढ़ता है उसको होत्र कहते हैं। ठीक है, अब इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्राणी इतिहास में, अब यहाँ से क्या हुआ कि आर्य जो आए थे उनके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। अब क्या है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद। अब आपने अभी तक पढ़ा कि भाई ऋग्वेद कि भाई जो भी वेद हैं उनके संकलन करता कौन है? वेद व्यास जी हैं। लेकिन ऋग्वेद किसने रचित किया? विश्वामित्र द्वारा। कि क्या है कि तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अब देखो ऋग्वेद की बात है तो यहाँ पे गायत्री मंत्र की बात है। अब गायत्री मंत्र किसको है, किस मंडल में? कई बार पूछा गया एसएससी सीजीएल में, एसएससी के अलग अलग एग्जाम में कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है और कहां पे? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है ये। अब क्या है? नवे मंडल में क्या है कि देवता सोम का उल्लेख है। ये ध्यान रखना कि किस किस मंडल में किसका उल्लेख है, ये इंपॉर्टेंट है। नवे मंडल में देवता सोम का है। बस क्या है, एक बार जो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ ना, उनको हाईलाइट करते रहो, पढ़ते रहो। फिर क्या करना है कि जो हाईलाइट है बस उनको 2, 3 बार, 4 बार रिविजन करना है और हो जाएगा आपका लगभग। जैसे अभी रिवाइज कर रहे हो, उसके बाद शाम को एक बार कर लेना, पूरे दिन का हो गया, नेक्स्ट डे एक बार कर लेना, पूरा तैयार हो जाएगा।
जितने ज्यादा किसी चीज को रटोगे उतना ही तैयार कर पाओगे। अब 8वें मंडल में कहा क्या गया कि हस्त लिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है, कि भाई 8वें मंडल में कई सारी हस्त लिखित ऋचाएं हैं, उनको क्या कहा गया है, खिल कहा गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। फिर क्या है कि चातुर्वर्ण समाज के कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वक्तिक वर्णित पुरुष सूक्त से है। ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, जिसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई 10वें मंडल में अगर आप देखोगे तो ये बताया गया है कि टोटल 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, जो कि ब्रह्मा जी के अंश है। मुख, भुजा, जंगा, चरणों से, मुख से हुए ब्राह्मण, भुजा से हुए क्षत्रिय, जंगा से हुए वैश्य और चरणों से शूद्र। मतलब मुख से क्या हो गया? वाणी से ब्राह्मण हुए, भुजाओं से जो बलशाली होते हैं क्षत्रिय हुए, जंगाओं से वैश्य हुए, चरणों से शूद्र हुए। ठीक है, तो ये 4 वर्णों में बता गया है और ये ऋग्वेद में 10वें मंडल में आपका दिया गया है। बात समझ में आ गई। 10वें में आपका पुरुष सूक्त दिया गया है जिसमें 4 वर्ण बताया गया है। 9वें मंडल में देवता सोम के बारे में बताया गया है। 8वें में आपका ऋचाओं को, जिनको खिल कहा जाता है, हस्तलिखित ऋचाओं को, और तीसरे मंडल में जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका किया गया है। ठीक है, फिर इसके आगे नीचे चलेंगे। फिर क्या है कि धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों वैसा। अब ये क्या है कि जो धर्म सूत्र यहाँ पे जो आपके वर्ण आपके दिए गए, इन चारों को अलग अलग तरीके से क्या स्थितियों के हिसाब से, व्यवसायों के हिसाब से, दायित्वों के हिसाब से, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद जो है वो आपका धर्म सूत्र जो है वो आपका करता है। मतलब ये जो 4 वर्ण है आपके जो है ना, इनका अलग अलग स्पेसिफिक आपका जो पूरा काम का पूरा वर्णन है वो भी कहीं ना कहीं बताया गया है। अब देखो क्या है, वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। अब होता क्या है, आपने जब कभी देखा होगा जो आपके धार्मिक जो आपके सीरियल वगैरह आते हैं उनमें देखा होगा कि वामनावतार जो जब हुआ था श्री विष्णु भगवान का, तो उन्होंने क्या किया, 3 पग का वो किया था, तो तीनों पग में पूरी धरती वो कर ली थी। ठीक है, तो 3 पगों का जो आख्यान, मतलब जो उनका मतलब विस्तार पूर्वक जो वर्णन है वो आपका ऋग्वेद में दिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद की हाईलाइट से ध्यान रखना चाहें तो इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हैं, भी मैं बताऊंगा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना करी गई है। ठीक है, प्राचीन। ठीक है, ऋग्वेद के बाद क्या है, सतप्रत ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद सतप्रत ब्राह्मण का है। फिर आ गया यजुर्वेद। अब देखो क्या है कि यजुर्वेद आने के पहले ऋग्वेद का इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहली हाईलाइट, अब यहाँ साइड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इधर दिख नहीं रहा है, इधर साइड में मैं हाईलाइट छोटे छोटे लिखता हूँ। सबसे पहली हाईलाइट क्या है, गायत्री मंत्र। ऋग्वेद की सबसे पहली हाईलाइट गायत्री मंत्र। कौन से मंडल में है, 3रे मंडल में। जब मैं बोलता जा रहा हूँ ना, तो आप मन ही मन बोलते जाओ, मन ही मन में, तो आपको और आएगा। 3रे मंडल में, 3rd मंडल में गायत्री मंत्र है। सेकंड, 9वें मंडल में क्या है कि देवता सोम का वर्णन है। हालांकि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, गायत्री मंत्र वाला इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्या, 10वें मंडल में 4 वर्णों का है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कहाँ से आए, मुख से आप तुम्हारे ब्राह्मण आए। फिर क्या हुआ कि बाहुबल से क्षत्रिय आए। ठीक है, जांग से आपके वैश्य आए और शूद्र आए चरण से। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि वामनावतार का जो आख्यान है, ठीक है, जो श्री क्या नाम विष्णु भगवान ने वो लिया था वामनावतार, उसका उल्लेख भी यजुर्वेद में है। ठीक है, और ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल, ये इंपॉर्टेंट है, 10 मंडल हैं। 10,462 जो है वो ऋचाएं हैं, ऋचाएं मतलब श्लोक हैं, और 1028 जो है वो सूक्ति हैं। बस ये इंपॉर्टेंट है, इतना हो गया। बस इतना चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे तो लिखते जाओ। अब आ गया यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मतलब ऋग्वेद तुम्हारा क्या था, ऊपर देखो ऋग्वेद क्या था कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद जो था उसमें क्या था, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान, क्योंकि इसमें ऋचाओं की बात है तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा गया, ऋग्वेद कहा गया। लेकिन यजुर्वेद जो है वो आपका सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन, मतलब इसमें क्या था, इसमें मंत्र दिए गए थे, बलि का प्रावधान था, उससे संकलन जो था वो यजुर्वेद कहलाता है। और इनके पाठक को अध्वर्यु कहा जाता है। और ऋग्वेद के पाठ करने वालों को क्या कहा जाता है, होत्र। ये याद करो, ऋग्वेद के पाठ करने वालों को होत्र और यजुर्वेद के पाठ करने वालों को
अध्वर्य कहते हैं, अध्वर्य कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, ये इंपॉर्टेंट है, ये गद्य पद्य दोनों में है, इसमें बलि और मंत्रों का उच्चारण दिया गया है, इनके पाठक करने वालों को अध्वर्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बना लो, सही रहते हैं, अपने खुद के याद के याद हो जाते हैं। सामवेद, सामवेद में क्या है कि इसमें गाई गई, साम मतलब क्या है कि एक तरीके से गाने से भरे इनके है, तो इनमें जितने भी गाने से भरी जाने वाली ऋचाओं का संकलन है वो सामवेद में है। इनके पाठक को उद्धात्र कहते हैं, उद्धात्र कहते हैं, थोड़ा अलग टाइप का वर्ड है, 2-3 बार रिपीट, उद्धात्र। ऋग्वेद का हो गया होत्र, यजुर्वेद का क्या हुआ जाके अध्वर्यु, और आपका जो सामवेद का हो गया वो उद्धात्र कहते हैं, ठीक है, उद्धात्र। बात समझ में आ गई। तो इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अर्थवेद में। अर्थवेद में क्या हो गया, अथर्वा ऋषि द्वारा। अब देखो ऋग्वेद और यजुर्वेद में ज्यादा नहीं बताया गया है कि भाई कि कौन किसने क्या संकलित किया, लेकिन ऋग्वेद को विश्वामित्र और यजुर्वेद को तुम्हारा अथर्वा ऋषि ने जो है वो कहीं ना कहीं किया था। इसमें क्या था, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, प्रायश्चित, औषधि अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकारण, मतलब जितनी आज की जो चीजें है ना, जो आज के टाइम में चल रही, वो सारी चीजें अथर्ववेद में आपकी दी गई है। अंधविश्वास, विश्वास, विचार, सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि अथर्ववेद में क्या था, सभा और समित नाम की को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन कौन सी है, सभा है और समिति है। ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि प्रजापति की कौन सी 2 पुत्रियां हैं, पहली हो गई सभा, दूसरी हो गई समिति हो गई, ठीक है। अब क्या है कि सबसे प्राचीन वेद तुम्हारा क्या है, ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद क्या, अथर्ववेद है। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई प्राचीन अथर्व, ये तो याद ही रहेगा। ये ध्यान रखना, प्रजापति की 2 पुत्रियां, सभा है और एक समिति है। ये अगर आप कान में लगा के भी अगर आप ऐसे ही रात में लेटे हो ना, तो आपको एक एक चीज दिमाग में याद हो जाएगी, सब चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम जो है वो आगे आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। बात समझ में, 1 मिनट एक बार चेक कर लो यार, चल रही रिकॉर्डिंग की नहीं चल रही है, यस चल रही है, तो पता चले मैं बोले ही जा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे वेदों की पहली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई, क्या हुई, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। भाई वेदों को समझने के लिए, उनकी लैंग्वेज समझने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा का ज्ञान होना, दूसरा ज्योतिष का भी ज्ञान होना, तीसरा कल्प, ठीक है, चौथा व्याकरण का, 5वां निरुक्त, 6वां छंद। 6 वेदांगों की जो रचना हुई उनको समझने के लिए, जब भी पहले जमाने में कोई चीज होती थी उसको समझने के लिए आपको अलग से बाकी सारी चीजें पता होनी चाहिए, जिसके बाद उन चीजों को समझ सकते थे। हर एक चीज का प्रोसीजर जो था वो पहले जमाने में आपका था, ठीक है। भारतीय इतिहासकारों का कथाओं का सबसे बड़ा क्रमबद्ध विवरण जो है वो पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता जो है वो आपके लोमहर्ष थे, तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते। इनकी संख्या जो है वो आपका 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मर, भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती। मतलब इनका कहने का मतलब ओवरऑल ये हो गया कि जो पुराण है, वेद आए, सबसे पहले क्या है, वेद आए, 4 वेद आए, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद, अर्थवेद। शॉर्ट में देख लेते हैं। ऋग्वेद के पाठ करने वाले विश्वामित्र ने आपका वो संकलित किया था। पाठ करने वालों को आपको क्या बोला जाता है, होत्र। यजुर्वेद वाले पाठ करने वाला अर्थर्वयु। सामवेद वाले पाठ करने वालों क्या बोला जाता था, उद्धात्र। अर्थवेद में कोई अभी नहीं है, अर्थवेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सोम और समित नाम से थी, ठीक है। वेद 4 हो गए, पुराण आ गए। पुराण कितने हो गए, 18 हो गए। पुराण की रचना किसने करी है, लोमहर्ष ने करी है, या उनके पुत्र उग्रश्रवा ने करी है, ठीक है। फिर इनकी संख्या 18 है, केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण। मतलब टोटल ये जो 5 आपको दिए हैं, इनमें ही राजाओं की वंशावली है, बाकी किसी में नहीं है। और ये जो पुराण है वो संबंधित वंश है, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। इनसे मौर्य वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, 3 वंश जो है वो इन पुराणों में दिए गए। बाकी के ब्राह्मण और भागवत में भी दिए गए, लेकिन वो छोटे छोटे हैं, ठीक है। अब क्या है कि सबसे प्राचीन जो है वो आपका मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में क्या है कि आंध्र सातवाहन का संबंधित वंश है, मतलब वहां से संबंधित वंश है मत्स्य पुराण में, ठीक है। ये सबसे प्राचीन है, प्रामाणिक है। फिर क्या है कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक भाषा में। अब देखो पुराण किसमें लिखे गए थे, संस्कृत उसमें लिखे गए थे। स्त्रियों और शूद्र, स्त्रियों और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, स्त्रियों और शूद्र को नहीं थी, बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को थी, अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते। मतलब ओवरऑल कहते वो पढ़ नहीं सकते थे,
ठीक है, उनको सिर्फ क्या करते हैं कि वो अगर पुराण वगैरह कहीं पाठ चल रहे तो वो सुन सकते थे, और पाठक जो थे वो पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ठीक है, और स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीन प्रमाणिक स्मृति मनुस्मृति होती है। अब पुराण के बाद क्या आ गई, स्मृति आ गई। अब स्मृति में सबसे प्राचीन क्या है, मनुस्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति मानी जाती है सबसे प्राचीन है स्मृति ग्रंथियों में, और शुंग काल का मानक ग्रंथ है। शुंग, शुंग आपने सुना होगा, शुंग काल आपका एक था, अभी आगे हम पढ़ेंगे, उसका मानक ग्रंथ है। और नारद जो है स्मृति, नारद स्मृति जो है वो गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है। अब देखो कारण क्या है ना, कि वेद तो आपके अलग जानकारी देते हैं, पुराण आपके राजाओं के बारे में देते हैं, लेकिन स्मृति भी कई ऐसे राजाओं के बारे में जानकारी देते हैं, जिनमें से मनुस्मृति में प्राचीन और प्रमाणिक है, शुंग काल का वर्णन है। नारद स्मृति में गुप्त के विषय में गुप्त युग के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नारद स्मृति में जो टिक करो देखते हैं ना। फिर जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की, अब देखो जातक वाले में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णन है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कथा वस्तु है। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का, देखो आपके दो थे, हीनयान और दो अलग अलग थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध का चरित्र अनेक अनेक कथा वर्णित है। ठीक है, फिर जैन साहित्य को आगम बोला जाता है। ठीक है, जैन साहित्य को आगम बोला जाता है। जैन का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। अब स्टार्टिंग ये क्या है ना, कि लूसेंट में आपको सबका स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया, फिर एक एक करके हम कहानी के रूप में चलेंगे। ठीक है, फिर क्या है कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन तत्व और अन्य समकालीन कलाओं से संबंध मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य जो कि कौटिल्य या विष्णु, अब ये देखो अब आ गया यहां से इंपॉर्टेंट, कि यहां से अब चालू हो गया आपका मौर्य वाला, कि अर्थशास्त्र का जो लेखक थे वो चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता था, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इनसे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, मतलब जो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे, मतलब चाणक्य इतने बड़े, मतलब वो कि हर एक नीतियां जो चाणक्य की है आज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में अलग अलग पूरा विभाजित है। अगर आप पढ़ोगे तो वो चीजें आपको पता चलेंगे, हालांकि पढ़ना नहीं है, अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है। संस्कृत इतिहास में ऐतिहासिक घटनाओं क्रम में लिखने का सर्वप्रथम प्रसार कल्हड़ ने किया था। ठीक है, मतलब जितने भी संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाएं थी उनको क्रमबद्ध लिखने का इतिहास कल्हड़ ने किया था। कल्हड़ द्वारा, तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी, ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है, कल्हड़ के द्वारा, जिसका संबंध जो है वो कश्मीर के इतिहास से। अब राजतरंगिणी पूछा सकता है कि राजतरंगिणी किसने लिखी थी, या राजतरंगिणी का किसके इतिहास है, कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, फिर क्या है कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत, अरब जो थे उनकी सिंध विजय का जो वृत्तांत है वो चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। ठीक है, मतलब अरबों की जो सिंध विजय थी, अरबों की सिंध विजय, उनका पूरा वृत्तांत जो है वो चचनामा में मिलेगा। इसके लेखक कौन है, अली अहमद है। ठीक है, वो सुरक्षित है। ठीक है, अरबों का सिंध विजय का। फिर अष्टाध्यायी जो होते हैं, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में व्याकरण की प्रथम पुस्तक, अब ये ध्यान रखना व्याकरण की प्रथम पुस्तक तुम्हारी कौन सी है, अष्टाध्यायी है। ठीक है, पहली जितनी भी चीजें है ना वो इंपॉर्टेंट है, चाहे जो कुछ हो जाए। तो संस्कृत भाषा में व्याकरण प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। उसके लेखक कौन है, पाणिनि इसके लेखक है। इनसे मौर्य काल के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। फिर क्या है, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन एक आपके लेखक हैं, इनकी एक गार्गी संहिता करके है। ठीक है, एक ज्योतिष ग्रंथ है, इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। देखो एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी ग्रंथ है, जितने भी चीजें हैं ना, उनमें बाकी पौराणिक चीजें होने के साथ साथ आपका जो राजा या कोई आक्रमण हुआ उनका भी उल्लेख कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किया गया है, तो वो इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से प्राचीन इतिहास में इन सारी चीजों को कवर करना है। पतंजलि जो है, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग को एक पुरोहित थे। पतंजलि पुरोहित मतलब क्या है, उस टाइम पे पंडित वगैरह हुआ करते थे, पूजा पाठ वाले। पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्होंने महाभाष्य से शुंग के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे कलेक्ट कर करके तब जाके पूरा इतिहास जो है वो पूरा बना है। अब विदेशी यात्रियों की जानकारी के विदेशी यात्री कौन कौन से थे, तो यूनानी और रोमन लेखक कौन कौन से, यूनानी और रोमन लेखक थे। टेसियस था, ये ईरान का राज्यवैद था, भारत के संबंध में कई सारी चीजें लिखी हैं।
हेरोडोटस था, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, जिसे हिस्ट्री के नाम से अभी आप पढ़ रहे हो, 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में भारत फारस संबंध का वर्णन किया गया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाह पर आधारित, मतलब कोई भी चीज अभी कंफर्म नहीं है इसकी, वो कहीं ना कहीं अफवाह हो सकती है या एक अनुश्रुति, या अनुश्रुत मतलब क्या होता है कि किसी से सुना हुआ, किसी ने मुझसे कहा, मुझसे किसी ने और कहा, इस तरीके से है। ठीक है, यूनानी लेखक टेरियस हेरोडोटस का इतिहास के पिता कहा जाता है। फिर सिकंदर के साथ आने वाले लेखक आए थे, निरियाकस आए थे, आने सिक्रेटस आए थे, आस्ट्रियोबुलस आए थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं लिखा, निरियाकस, आने सिक्रेटस और आस्ट्रियोबुलस। फिर मेगास्थनीज आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें आया था, जिसने वो अपना बहन या किसी का, वो अभी आगे पढ़ेंगे कि भाई शादी के लिए पूरा वो था। ठीक है, वो प्रस्ताव रखा था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये जो है मेगास्थनीज था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त दरबार में आया था, इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन साम्राज्य और संस्कृत के विषय में लिखा हुआ है। ठीक है, इंडिका में सारी चीजें लिखी हैं। फिर क्या है, डाइमेकस, ठीक है, यह सीरियस नरेश आंतियोकस का राजदूत था, डाइमेकस आंतियोकस का राजदूत था, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ठीक है, डायनोनिसियस जो था वो आपका टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी जो था वो भारत का भूगोल नाम से रचना करी थी। प्लिनी जो था वो नेचुरल हिस्ट्री की पुस्तक लिखी थी। ठीक है, पशु पक्षियों का वो है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी जो है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। 80 ईस्वी में हिंद महासागर पे यात्रा पे आया था, उसके बाद क्या कैसा क्या उसमें बंदरगाह वगैरह का जानकारी था, वो अलग था। ठीक है, तो ये यूनानी रोमन लेखक है, मेगास्थनीज, डाइमेकस, ठीक है, हेरोडोटस, टेरोयस, फिर डायनोसियस, टॉलमी, प्लिनी, निरियाकस, आने सिक्रेटस, आस्ट्रियोबुलस। ठीक है, फिर चीनी लेखक आए थे, जिनमें से फाहियान आया था, संयुग्मन आया था, ह्वेनसांग आया था। फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के पर्व उसमें आया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसने क्या किया था कि मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। सबने अपने अपने अलग उसमें वो किया है। संयुग्मन 1518 में आया था, 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की यात्रा किया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया। ये ध्यान रखना है कि कौन किसके कार्यकाल में आया, किस सन में आया था। 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और सबसे पहले कहां पहुंचा था, कपिसा पहुंचा था। 15 वर्षों तक वहां रोके वापस 645 में चीन लौट गया। बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन इसने किया, बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले गया था ये, और इसका भ्रमण जो है वेदांतयुकी नाम से प्रसिद्ध है और 138 देशों में विवरण इसका मिलता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ का जो पूरा था वो बाहरी जगह भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रचलित है। ठीक है, ह्वेनसांग में क्या था कि उस टाइम पे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे वो आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, इससे एक आया था जो कि भारत 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला भी आपका था। ठीक है, वो उसमें उसका वर्णन किया गया। ठीक, अरबी लेखक एक ही आया था, अल-बिरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ आया था। किताबे हिंद और तहकीक हिंद, नाम ध्यान रखना, भारत की खोज था। ठीक है, ये ऐसा ऐसा पूरा है। ठीक है, और अन्य लेखक जो थे वो तारानाथ मार्को पोलो था। मार्को पोलो जो है पांड्य देश की यात्रा पर आया था। ठीक है, और तारानाथ जो है तिब्बत लेखक था, इसने कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना करी थी। तो तारानाथ क्या तिब्बती लेखक था, कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना करी थी। अब पुरातत्व शास्त्र से मिलने वाली जानकारी, अब क्या है कि अब इंपॉर्टेंट है, अब चालू होता है मेन चीज। ठीक है, क्या है कि पुरातत्व से मिलने वाली क्या जानकारी थी कि 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक मित्र अरुण, इंद्र और नास से मिलते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, बस ये बताया गया है कि भाई पुरातत्व में 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख जो है वो बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास इनसे मिलते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, मध्य काल में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है वो यमन राजदूत होलियोडोरस जो है उसको क्या बोला जाता है, इतिहास का पिता क्या था, यूनानी और रोमन लेखक थे। ये ध्यान रखना, अभी ऊपर ही आया है। ठीक है, कि वेश नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में है, मतलब भारतवर्ष का जो जिक्र है वो हाथी गुम्फा में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देखने वाला अभिलेख कौन सा है, सौहगौरा है। सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण होने वाले हूण आक्रमण भेजरी स्तंभ से जानकारी मिलती है। सती प्रथा का साक्ष्य जो है वो एरण अभिलेख से आपको मिलता है। शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अब यहाँ पे क्या है कि अभिलेख है और कुछ यहाँ पे शासक आपके दिए गए हैं।
ठीक है, ये आपके अभिलेख है, कुछ शासक आपके दिए गए हैं, ठीक है, और उन जो शासक है वो एक बार तैयार कर लेना कि भाई किस शासक कि इसमें क्या कौन कौन सा अभिलेख जो है वो आपका है, ठीक है। कई बार पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी क्या क्या चीजें पूछ ली जाए वो अभी पता नहीं है, ठीक है। कश्मीरी नौपाषाणी पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढागढ़ का साक्ष्य मिला है, ठीक है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के बोला गया है, ठीक है। कासारसड़ कहा गया है सिक्कों पर अभिलेख का यवन शासकों ने अपने किया होता है लिखने का। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सी। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बात समझना, ये तुम्हारा एसएससी स्टेनो में पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के उनके संगीत प्रेमी से प्रमाण मिलता है, ये पूछा गया है। सिक्कों पर लिखने वाले लेख का कार्य यवन शासकों ने किया हुआ था, ठीक है। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, इन्हीं को सड़ कहा जाता था, और सिक्के लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए संगीत प्रेमी का प्रमाण मिलता है, बात समझ में आ गई। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे और भी क्या चीज जो है वो आपको यहाँ पे है। अब आ गया प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल आ गया। अब क्या है कि जिसके काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं दिया उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब कोई भी मनुष्य ने इन घटनाओं को उल्लेख नहीं किया उसको बोला गया है। और मानव विकास के उस काल को इतिहास बोला जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में है। इतिहास को उसको बोला जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लेखन कला के प्रचलन में उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। आद्य ऐतिहासिक काल ज्ञानी मानव होमोसेपियस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब जो होमोसेपियंस थे उनका प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ज्ञानी मानव जो कहा जाता है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। देखो पहले जमाने में क्या होता था कि जितने भी लोग थे वो क्या करते थे? शिकार करते। उनका मेन था कि भाई क्या खाएं, शिकार करके खाते थे। फिर आग का आविष्कार क्या हुआ? पूरा पाषाण काल में तथा पहिए का नौपाषाण। देखो अलग अलग है, पूर्व पाषाण, पूरा पाषाण, नौपाषाण, ठीक है। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण में हुआ, पूर्व पाषाण में शिकार करके लोग जीव खाते थे, और पहिए का आविष्कार नौपाषाण काल युग में हुआ। मनुष्यों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नौपाषाण काल में हुई। मतलब नौपाषाण काल जो है वो सबसे अच्छा था क्योंकि वहां पर मनुष्यों का जो विकास था वो हो चुका था, वो रहने के लिए घर वगैरह बना रहे थे, और उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर जो है वो उसको बनाना स्टार्ट कर दिया था। और तांबे का धातु का जो प्रयोग था उसके यहाँ बनाया जाने वाला प्रथम औजार जो था वो आपका कुल्हाड़ी था। और प्राप्ति स्थल क्या है? अति रपकप्पम, ठीक है, अतिरपक्कम। ये जो था अतिरपक्कम जो था वो आपका प्राप्ति स्थल था कुल्हाड़ी का। और सबसे पहला जो धातु था वो आपका क्या यूज हुआ? तांबा यूज हुआ, ठीक है। और सबसे पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। पक्कम आपका हुआ था। कृषि का भी आविष्कार क्या हुआ? नौपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। मतलब क्या है कि जो भी अन्य उत्पादक स्थल है वो मेहरगढ़ के पश्चिमी बलूचिस्तान में है। कृषि के लिए प्राचीन फसल गेहूं थी और जौ थी। कृषि के लिए प्राचीन फसल कौन थी? गेहूं और जौ थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति खोजी। पल्लावरम में खोजी। भारत के पूर्व प्रस्तक युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने हुए थे। भारत का प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। बात समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि इसमें रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषक पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य प्रस्थिति को 2350 से 1750 तक माना गया है। मतलब 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक पूरा ये माना गया है। सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने करी थी। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक काल या ब्रोंज कांस्य युग भी कहा जाता है। इस सभ्यता के मूल निवासी द्रविड़ या भूमध्य सागरी थे। ये इंपॉर्टेंट है, द्रविड़ भूमध्य सागरी। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने करी थी। सिंधु घाटी का सर्वाधिक प्राचीन पुरा स्थल सुतका गेंडो बलूचिस्तान। अब देखो ये जो इंडिया का पूरा मैप है, ये तुम्हारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया तुम्हारा ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया यहाँ पे, और ये साउथ हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि सुतका गेंडो है बलूचिस्तान, सुतका गेंडो बलूचिस्तान है। फिर पूर्वी पूरा स्तर आलमगीरपुर मेरठ, यहाँ से नीचे है, यहाँ पे आ गया मेरठ, तुम्हारा आ गया मेरठ में आलमगीरपुर आपका हो गया। फिर मांदा जो है वो आपका तुम्हारा क्या हो? जम्मू कश्मीर,
यहाँ पे तुम्हारा हो गया मांदा हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी पुरा स्थल दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। तो यहाँ पे क्या है कि ये दक्षिणी स्थल था दाइमाबाद था, जो कि अहमदनगर जिले में है महाराष्ट्र के, ठीक है, औरंगाबाद के जस्ट बाजू में अहमदनगर है। फिर सिंध सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि सैंधव सभ्यता से प्राप्त 6 बड़े नगर को ही संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाड़ी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाली वाला, ठीक है, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात से, मतलब जितने भी स्थल मिले उनमें सबसे ज्यादा जो है वो आपके गुजरात में खोजे गए, मतलब वेस्टर्न साइड में खोजे गए, जिनमें से लोथल और सुतकोटगदा जो है वो सिंध सभ्यता का बंदरगाह था। अब लोथल और सुतकोटगदा अगर खोता गया तो आपका कॉमन बात है कि गुजरात में ही, क्योंकि बंदरगाह तो गुजरात में ही खोजा गया होगा। तो लोथल और सुतकोटड़ा ये जो था, जुते हुए खेत और नक्काशी ईंटों से संबंधित साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? खेत जुते हुए और नक्काशीदार ईंटें। नक्काशीदार मतलब ईंटों पे कुछ ना कुछ बना होना। मोहनजोदड़ो से अन्नागार पता था, ठीक है, अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो में स्नानागार सबसे बड़ा मिला हुआ है, जिसके मध्य में 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अब ये जो है वो आपकी विदेशी व्यापार से जो सिंध काल में हुए थे, जैसे आवातित वस्तुएं तांबा, चांदी, सोना, अब ये कहाँ कहाँ से आई गई है वो पूरा आपका दिया गया। ये एक बार तैयार कर ले, एक बार बस तैयार करने के बाद उसके बाद रट्टा मारना है और कुछ नहीं मानना है, ठीक है। मोहनजोदड़ो 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। और लोथल और सुतकोटड़ा जो है वो आपके बंदरगाह है। लोथल और सुतकोटड़ा जो है वो आपके बंदरगाह है गुजरात में। और कालीबंगा जो है वहां जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य मिला है। और कालीबंगा जहां तक तुम्हारा राजस्थान में ही है, ठीक है, राजस्थान में ही है। और अग्निकुंड दोनों से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो पे एक सील पर 3 मुख वाले देवता है, जिनको पशुपतनाथ कहा गया है, उनकी मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा जो है वो विराजमान है। मोहनजोदड़ो से क्या है, एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली हुई है। मोहनजोदड़ो पर मोहरों पर सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकन मिला। अब जो जो इंपॉर्टेंट मैं टिक करते रहा हूं उनको हाईलाइट करते हैं। श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चंदहूदड़ो में मिले हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिखी जो है भाव चित्रात्मक थी, मतलब जो भाव थे वो चित्रों के माध्यम, भाव चित्रात्मक भाव जो है वो चित्रों के माध्यम से थे। और लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, मतलब दाईं से स्टार्ट करके बाईं, ठीक है। और एक से अधिक पंक्तियों का होता था, और एक पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पहला क्या होता था कि ज्यादा अलग तरीके से नहीं लिखते थे। जैसे अपन लोग क्या होते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ जाते, फिर यहाँ से ऐसे लिखते हैं। ये लोग क्या करते थे, ये लोग यहाँ से स्टार्ट करते थे, यहाँ जाते थे, फिर यहीं से स्टार्ट करके यहाँ आते थे, फिर ऐसे यहाँ जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से पूरा लिखते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति अपनाई थी विन्यास के लिए। घरों के दरवाजों और खिड़कियों की सड़क पिछवाड़े की तरफ खुलते थे, रोड की तरफ नहीं खुलते थे। मतलब एक तरीके से जो नगर सभ्यता थी वो बहुत अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से व्यवस्थित थी। लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्यतः सड़क की ओर थे, बाकी खिड़की दरवाजे जो थे वो पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। लोकल सिंध सभ्यता की मुख्य गेहूं और जौ थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता की मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, शहद, ठीक है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने, धान की खेती का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। पूछा जा सकता है चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। धान की खेती भी वहीं से। सुतकोटड़ा, कालीबंगा और लोथल जो है वो घोड़े के अस्थिपंजर मिले। 3 जगह लोथल, सुतकोटड़ा, बंदरगाह, कालीबंगा से जौ के खेती के और साथ ही नक्काशीदार ईंटों मिले हैं। इन तीनों जगह घोड़े के अस्थिपंजर मिले, मतलब घोड़े भी उस टाइम पे थे। तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तिल की जो इकाई मानी जाती थी वो 16 के अनुपात में मानी जाती थी। और यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी, जैसे उस टाइम पे बैल भी थे, भैंसे भी थे, घोड़े भी थे, तो इस तरीके से 2 पहिए 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का वो किया जाता था, ठीक है। फिर आ गया कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। हड़प्पा या पिग्गट ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो का विस्तृत जुड़वा राजधानी बोला गया। मतलब पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विश्व समाज की जुड़वा राजधानी बोला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। मतलब जो भी चीज होती है अन्न वगैरह यहीं से उगाते थे तो देवी मान के पूजा करते थे। जैसा आज भी साउथ में देखोगे तो जैसे फसल वगैरह जब काटी जाती है, सबसे पहला जो
होता है वो भगवान को समर्पित किया जाता है, तो वो एक तरीके से वो करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा का प्रचलन भी सिंधु सभ्यता से तुम्हें मिला हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह जो है, स्वास्तिक चिन्ह जो हम लोग बनाते हैं हिंदू उसमें, वो भी हड़प्पा सभ्यता की जो देन है। फिर क्या है कि इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। मंदिर का अवशेष मिले नहीं है। मातृ देवी की उपासना जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित थी। अब पशुओं में क्या था, कुबड़ वाला सांड मेन पूजनीय था, सबसे ज्यादा जो पूजा जाता था, उसी की बल भी दी जाती थी। फिर क्या है कि स्त्री मृण मूर्तियों में अधिक सबसे ज्यादा अनुमान लिया जाता है कि मृत सत्तात्मक जो था वो एक तरीके से पूरा जो था वो सभ्यता थी। सैंधववासी सूती और इनुई वस्त्रों का प्रयोग जो है वो कहीं ना कहीं करते थे। मनोरंजन के लिए जो है मछली पकड़ना, शिकार करना, ये सब होते थे। सिंध घाटी काले रंग के डिजाइनर किए हुए मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तलवार से परिचित नहीं थे, मतलब उस काल में लोहे का नहीं हुआ था, सिर्फ तांबे का हुआ था। हड़प्पा कालीन एक स्थल था जिसका निचला सिरा जो था वो आपका घिरा रहता, मतलब लोगों के रहने के लिए जो निचला सिरा था वो किलों से घिरा रहता था। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जो थी वो प्रचलित थी। अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती जो अभी तक नहीं खत्म, पर्दा प्रथा नहीं खत्म हुई है, ये भी चीज जो है वो आज भी अभी प्रचलित है और सैदा सभ्यता में भी थी, ठीक है। फिर शवों को जलाने गाड़ने के लिए दोनों प्रथा थी, ठीक है। शव को जलाया भी जाता था, गाड़ा भी जाता था। शवों को दफनाने मोहनजोदड़ो, मतलब हड़प्पा में क्या किया गया था, शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। और लोथल और कालीबंगा में युग में समाधियां मिली हुई हैं, ठीक है। सैद्ध सभ्यता के विनाश का समझौता सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। अब देखो क्या हुआ ना कि अभी तक आपने पूरा चीज पढ़ लिया कि क्या, तो सैद्ध सभ्यता का पूरा ये था कि उन्होंने वो आए, शिकार किया, किसी तरीके से औजार, तांबे से औजार बनाना सीखा। औजार बनाने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर खेती करना चालू किया। फिर उन्होंने मूर्तियाँ, मतलब ईंटें वगैरह बनाई, फिर उन पे नक्काशी करी, फिर घर बनाए, नालियाँ बनाई, हर एक चीज़ उन्होंने करी। अन्न सुरक्षित रखने के लिए सारी चीज़ें कर ली। सब चीज़ करने के बाद एक टाइम ऐसा है कि वो पूरी सभ्यता पूरी तरीके से गायब हो गई। और कैसे गायब हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि भाई बाढ़ आ गई, कुछ लोग कहते हैं कुछ आ गया। अभी तक कोई भी ऐसा कंफर्म नहीं कह सकता कि भाई किस लिए ये पूरी सभ्यता गई। लेकिन ये पूरी सभ्यता इसी तरीके से पूरा जो ये आपका जो ये इधर हो गया नॉर्थ का और वेस्टर्न था, ये चीज जो है यहाँ तक पूरी सभ्यता जो थी वो पूरा फैली हुई थी। और यहाँ पे आग में पटी मिट्टी को टेराकोटा का बोला गया कि भाई पूछ दिया जाता है कि आग में पकी मिट्टी को क्या बोला जाता है, तो टेराकोटा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट याद करने वाला, कई बार पूछा जाता है हड़प्पा की खोज किस नदी में हुई थी, रावी नदी, दयाराम साहनी वो करी थी, ठीक है। और रखालदास बनर्जी ने सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी पूरा वो करने की। ये कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान का मोट गोमरी जिला में स्थित है। नदी जाना मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, रखालदास बनर्जी 1922 पाकिस्तान। हाँ, सर जॉन मार्शल ने करी थी। सर जॉन मार्शल ने जो था वो कहीं ना कहीं इसकी खोज करनी स्टार्ट करी थी। ये सिंध प्रांत का लड़काना जिले का पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के पास है। रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। और सिंध प्रांत का लड़काना जिला जो पाकिस्तान का है वहाँ पे चंगहूदड़ो में सिंधु नदी के किनारे है। गोपाल मजूमदार ने करी थी 1931 में। सिंध प्रांत पाकिस्तान, कालीबंगा घग्गर नदी पे बीबी काल बीके थापर 1953 में। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, कोटजीती सिंधु नदी, फजल अहमद 1953 सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, रंगपुर मादर। इस तरीके से पूरा ये तैयार कर लेना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार तैयार कर लिया ना काम हो गया समझ लो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। कोई भी चीज को याद करने के लिए उसको अच्छे से 5 से 6 बार पढ़ लो, सब हो जाएगा। फिर वैदिक काल आ गया। वैदिक काल में बताया कि वैदिक काल का विभाजन ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में है। 1500 से 1000, 1000 से 600 में है। आर्य जो थे वो पंजाब और अफगानिस्तान में सबसे पहले बसे थे, जो उधरी साइड से, मैंने आपको बताया ना ऐसे करके इधरी साइड से आर्यों का जो वैदिक सभ्यता जो है वो आपकी कहलाई, निर्मित सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता कहलाई। और आर्यों का जो विकसित सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। अब देखो जब सिंधु सभ्यता है उस टाइम पे लोग क्या हुए, आए, फिर किसी तरीके से वो विलुप्त हो गए। फिर वैदिक सभ्यता आई, फिर वहां से आ रही है। ऐसा तो नहीं कि एकदम से विलुप्त हुए होंगे, कोई दूसरी जगह गया होगा तो वहीं से फिर लोग गए, फिर दोबारा सभ्यता जो है वो कहीं ना कहीं आपकी मननी चालू हो गई, ठीक है। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक आरोही क्रम थे 5, उसमें बटा हुआ था कुल, परिवार, ग्राम, फिर विश्व, जन, राष्ट्र। मतलब क्या होता है, ऐसे अपना होता नहीं कि परिवार हो गया, फिर क्या नाम तुम्हारा हो गया, एक
तुम्हारा जिला हो गया, फिर जिले से क्या बना तुम्हारा, जिले से तुम्हारा बना के राज्य बना जाके, राज्य से तुम्हारा क्या बना जाके केंद्र बना के, फिर तुम्हारा वो राष्ट्र कहलाए। इस तरीके से पूरा मान लो ये 5 भागों में उन्होंने बांटा है। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे, विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था, जन के शासक को राजन कहते थे। राजन मतलब राजा, ठीक है। राजाधिकारियों में पुरोहित और सेनानी मेन प्रमुख थे, और सूत रत्कार और कम्मादी नामक अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूर्व जो थे उनको दुर्गपति थे, इस स्पष्ट थे, जनता की गतिविधियों को रखने वाले गुप्तचर होते थे। मतलब पूर्व जो होते थे वो दुर्गपति का काम करते थे, ठीक है। स्पष्ट जो होते थे वो आपका गुप्तचर का काम करते थे। अब यहाँ पे दिशा उत्तर वैदिक काल राजा का नाम जो है वो यहाँ पे दिया गया है। क्या कैसा क्या, वाजपति जो थे वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र जो होते थे वो अधिकारियों को पकड़ने का काम करते थे। सभा और समिति, जो मैंने प्रजापति का बताया, तो सभा और समिति जो था वो 2 थे, ठीक है। तो उन्होंने सभा और समिति को राजा की सलाह देने वाली संस्था थी। उस टाइम पे उनकी 2 पुत्रियां थी प्रजापति की अथर्ववेद में, और यहाँ पे सभा और समिति जो है वो राजा को सलाह देने वाली संस्था है। सभा श्रेष्ठ और सम्मानित लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब सभा जो थी वो श्रेष्ठ और सम्मानित लोगों की संस्था थी, और जो समिति थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इनके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, इनके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व जो था वो राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। युद्ध के लिए गविष्ठ मतलब गायों की खोज। कबीले का जो नेतृत्व था वो राजा किया करता था। दशराज यज्ञ का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, अब देखो यहाँ पे अलग अलग मंडल आ रहा है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज के युद्ध का उल्लेख है। यह युद्ध परसरे रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था, ठीक है। सुदास और 10 जनों के बीच 10 राग का उल्लेख ऋग्वेद 7वें मंडल में है। ऋग्वैदिक काल जो है वो 4 वर्णों में विभक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। 10वें मंडल में चतुर्वर्णों को उल्लेख मिलते हैं। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम, 10वें मंडल में आपको बताया गया, मैंने आपको बताया 10वें मंडल में ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बताया गया है। तो ब्राह्मण परम पुरुष मतलब ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से, शूद्र उनके पैरों से। तो ये लाइन आपकी रिपीट हुई है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान होता था, मेन मुखिया पिता मतलब पिता होता था, ठीक है। पर सबसे छोटी इकाई कुल, ऊपर हमने पढ़ा ना, इधर आपको कुल दिया गया है, ठीक है। कुल ग्राम, ये तो सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी, जिसका पिता मुखिया कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी, ठीक है। बाल विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो ये तरीके से काल जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए सही था। अब यहाँ पे दिया गया उपनिषदों की संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है, वेदांगों की संख्या 6 है, और वेद तुम्हारे कितने हैं? वेद तुम्हारे 4 हैं, ठीक है। विधवा अपने मृतक पति के, अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा है आगे वाला, देखो कि पहले क्या होता था कि विधवा जो होती थी वो अपने पति के साथ सती हो जाती थी, और इवन जब राजा राम मोहन राय ने वो किया है खंडन उसके लिए तब जाके। लेकिन पहले क्या होता था, जितनी भी विधवाएं थी वो अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। सोचो पहला उस टाइम कितना सही हुआ करते, कितनी चीजें सही थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, देखो स्त्रियों के भी कहीं ना कहीं उनका होता, शिक्षा ग्रहण करती थी, वेदों में भाग लेती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिकता, आपला, विश्वास जैसी विदुषी, ऐसा नहीं कि विदुषी स्त्रियां जो थी वो कुछ कर नहीं सकती थी, वो भी कहीं ना कहीं आपका जो शास्त्रार्थ में भाग लेती। जैसे ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिकता, आपला और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। अविवाहित भी स्त्रियां आ रहती थी जिनको अमाजू कहा जाता था। अविवाहित स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। सोमरस जैसा आप जानते हो, ठीक है, वो पहले जमाने का सोमरस वनस्पति के नाम से बनाया जाता था। मतलब जैसे अपना होता नहीं, वो किसका, वो ताड़ का वो रहता है कि वो नशा रहता है, जो भी है, तो वो भी वनस्पति से। आर्यों का 3 प्रकार के थे, वाश, अधिवास और उष्णीष, ठीक है। आर्यों के 3 प्रकार वस्त्र का उपयोग करते थे, वाश, अधिवास और उष्णीण। और अंदर पहनने वालों को नीवी कहा जाता था। अंदर पहनने वालों को क्या कहा जाता था? नीवी, अंडर गारमेंट जो आज कहते हो, नीवी कहा जाता था। लेकिन 3 मेन वस्त्र थे, वाश, अधिवास और उष्णीण थे। मनोरंजन, संगीत,
घोड़ दौड़ गेड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि का था। गाय को अधन्या न मारने वाले योग्य पशु की श्रेणी, मतलब गाय को नहीं मारना था, ये पूरा उन्होंने कहा था। ठीक है, पशुपालन और कृषि मेन उनका व्यवसाय था। गाय की हत्या करने वालों या घायल करने वालों को मृत्यु दंड, कितना सही था उस टाइम पे, देखो मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, आर्यों का प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था, और इंद्र देवता जो थे वो प्रिय थे। क्यों थे? क्योंकि बाकी चीजों के जो देवता है वो इंद्र ही है, इस वजह से प्रिय देवता थे। पशु घोड़ा हो गया। आर्यों की खोजी गई धातु। अब आर्य जब आए तो उन्होंने खोजा कि भैया लोहा भी कुछ ऐसा होता है, वरना पहले तो तुम्हारा तांबा ही चलता था, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था, या और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, लोहे को श्याम अयस्क, तांबे को लोहित अयस्क, तांबा लोहित अयस्क। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय, एक चीज देना एक चीज लेना। अब यहाँ पे कुछ दर्शन है, उनके प्रवर्तक है, ये भी तैयार कर लेना। कई बार पूछा जाता है कि सांख्य के प्रवर्तक कौन है, न्याय के कौन है, ये पूछ लेना, याद कर लेना। फिर क्या है? ऋण देकर ब्याज देने वाले को वेक नॉट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा होती थी। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे ऋग्वेदिक कुछ नदियां दी गई है, उनका आधुनिक नाम ध्यान कर लेना, कई बार पूछा जाता है। ऋग्वेद में सभी नदियों में सरस्वती जो है सबसे पुरानी और पवित्र नदी मानी जाती थी। और तुम्हारा जो है ऋग्वेद में गंगा और जमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, लेकिन उसके पहले सबसे पुरानी जो सरस्वती, जैसे गंगा यमुना सरस्वती, जो इलाहाबाद का प्रयागराज का तुम्हारा संगम है, वहां पे कहते हैं सरस्वती जो है वो विलुप्त है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो दिखती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे उल्लेख है कि सरस्वती सबसे पवित्र, सबसे प्राचीन थी, और गंगा जमुना को तो एक बार सिर्फ उल्लेख हुआ है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे इंद्र के बाद। ठीक है, ऋग्वेद काल में राजा का राज्याभिषेक से पूर्व राजसू यज्ञ जो है वो उस टाइम से किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म का। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पता है क्या, कि जो व्यवस्था है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो पहले वर्ण के आधार पर थी, जो अभी बाद के भी हुई, लेकिन आर्य के टाइम पे सारी चीजें अच्छी थी। स्त्रियों को सम्मान मिलता था, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर, जिसका जैसा जन्म जैसे का पूरा था उसी आधार पे पूरा था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता बोला जाता था। हल को क्या बोलते थे? सिरा, हल रेखा को सीता। और उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतवाहन मुद्रा इकाइयां प्रचलित थी, लेकिन खास वो आकृति वगैरह का कोई प्रमाण जो है वो कहीं ना कहीं नहीं मिला हुआ है। सांख्य दर्शन तो देखो यहाँ पे बताया गया, ऊपर देखो सांख्य दर्शन क्या है, कपिल ऋषि मुनि ने तुम्हारा लिखा हुआ है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन नोट कर लो, सबसे प्राचीन तुम्हारा दर्शन है सांख्य, और उसके मूल तत्व 25 है, जिसका प्रकृति पहला तत्व है। सांख्य दर्शन में टोटल 25 मूल तत्व है। पहला है तुम्हारा प्रकृति, और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, एसएससी में लगातार पूछा गया है, और इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से करी गई है। ठीक है, गायत्री मंत्र सवृत्त नामक देवता को संबोधित किया। गायत्री मंत्र जो है सवृत्त नामक देवता को संबोधित किया गया, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र किससे किया गया? सवित्र नामक देवता। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता, गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता। रट लो इसको, ये चीज जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कुछ भी चीजें पूछी जा सकती हैं। ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य कौन से हैं? महाभारत और रामायण है। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता एसएससी के पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र जो पूछते ना कि भाई जैसे ब्राह्मणों में रहता है कि भाई तुम्हारा गोत्र कौन सा है, उपवन हो गया, भारद्वाज हो गया, वैसे ही गोत्र जो है वो उत्तर वैदिक काल में जो मेन था वो था। ठीक है, और कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ऋग्वैदिक काल में कुछ देवता हैं, उनका संबंध जोड़ा गया है कि भाई जिस भी चीज में जब जरूरत होती थी तो उसी देवता का आह्वान किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया आर्यों वालों में इंद्र का। ठीक है, लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक जगह पे प्रजापति का कि उत्तर वैदिक काल में कि इंद्र, अब ये ऋग्वैदिक काल में हो गया कि भाई इंद्र का था, लेकिन उत्तर वैदिक में इन्होंने चेंज कर दिया, प्रजापति को सर्वाधिक देवता जो थे वो तुम्हारे प्रिय हो गए थे। तो अभी क्या है, महाजनपद वगैरह भी और आएंगे, अभी इतना ही स्टार्टिंग अभी आज है, तो अभी इतना ही रखते हैं। अभी टोटल 8 पेज हमारे कंप्लीट हुए हैं, 500 पेज की पूरा ये कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कंप्लीट करने की। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं। अभी बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहना, एक एक करके कवर करेंगे।